लास्ट पे हमने किया था रीड लोड टेक्स्ट डेटा को, जिसको हमने स्पूल फाइल से लास्ट टाइम चेक कर लिया था। आप लोगों को चेक करना चाहिए था, आप लोगों ने किया। अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इतना टेंशन नहीं है, क्लास को फोकस करें। क्लास 9 पेज नंबर 16 ऑफ 16 के ऊपर लोड टेक्स्ट डेटा का हमने प्रोसीजर किया था। जो इमेज टेक्स्ट फाइल को एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे शो करवाया था हमने, सही, बाइंड वेरिएबल के थ्रू। आगे लेके चलते हैं इसी को। हमारे पास यहाँ एक साइड में एक ब्लॉक दिया हुआ है, देखिएगा ब्लॉक्स रेक्टेंगल बना हुआ है। कह रहे हैं आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोसीजर, है मौजूद राइट साइड पे टॉप पर। आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोसीजर, अब क्या करना है, हमने एक स्टेप लेना है। क्लास 9 है आपकी, इनॉमिस ब्लॉक है ये तो। रिज्यूमे इमेज नहीं, इमेज को तो हमने पहले कर लिया था, ये तो हमने टेक्स्ट डेटा की कॉपी किया था। हमारे पास एक टेक्स्ट मॉड की फाइल थी, ये थी ना क्लास 16 22, ये टॉपिक था ना हमारा। ये लोड टेक्स्ट डेटा, हमने क्या किया था कि वहाँ टेक्स्ट मॉड की फाइल रखी थी रिज्यूमे की फोल्डर के अंदर, तो वहाँ से हमने स्टोर करवाया था अपने बाइंड वेरिएबल में। और बाइंड वेरिएबल को जब प्रिंट किया था तो वहाँ जो टेक्स्ट फाइल में जो भी रखा हुआ था वो यहाँ पे डिस्प्ले हमारे पास हो गया था। ये अब क्या करेंगे, ये जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ है इसको हम अपने टेबल में इंसर्ट करवाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमने एक टेबल भी क्रिएट किया होगा। ये रहा, एक हमारे पास टेबल है EMP नंबर के नाम से, कॉलम है उसके अंदर, और एक है रिज्यूमे के नाम से CLOB। तो अब ये जो टेक्स्ट मॉड की फाइल हमें यहाँ पर शो हो रही है ना CLOB में, जिसकी कैपेसिटी 4 GB तक हो सकती है, इसे हम टेबल की एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्टोर करेंगे। सही, पहले स्क्रीन पर डिस्प्ले किया था, अब क्या करेंगे, टेबल में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर मौजूद है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर रिज्यूमे इनटू टेबल विद रिटर्न। विद रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न वाला टॉपिक तो आगे का आएगा, अभी रिटर्न कहाँ से होगा। रिटर्न मोड है आपके पास। नेक्स्ट टॉपिक, इसमें क्या कह रहे हैं, डिक्लेयर कर्सर C1 सेलेक्ट स्टैटिक सेलेक्ट EMP नंबर फ्रॉम EMP अंडर रिज्यूमे वेयर EMP नंबर इज नॉट नल। हाँ, सारे इनॉमिस ब्लॉक नहीं क्रिएट हुए थे ना, यही तो वजह है। और यहाँ मैंने उसको बना रखा है, एक टेक्स्ट डेटा तो ये होगा, और एक और होगा हमारे पास क्लास 9 में रिज्यूमे इनटू टेबल, ये वाला है, ये टॉपिक है। लोड टेक्स्ट इनटू टेबल, ये है ना, टेक्स्ट को टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे। क्रिएट रिप्लेस प्रोसीजर रिज्यूमे इनटू टेबल, क्योंकि वो जो आपके पास हैंडआउट में है वो इनॉमिस ब्लॉक पे क्रिएट हुआ है, तो इसको हमने क्या किया है, एक प्रोसीजर के अंदर शो कर दिया। और प्रोसीजर नॉन पैरामीटराइज, क्योंकि डेटा तो कुछ इनपुट लेना नहीं था हमने, इसलिए। इस कर्सर इज सेलेक्ट EMP फ्रॉम EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे, हमारे इस टेबल के अंदर से क्या करो, EMP नंबर को गेट कर लो। वेयर EMP इज नॉट नल फॉर अपडेट, लेकिन उन नंबर्स को गेट करना है जिनका EMP नंबर नल नहीं होना चाहिए। और किस पर्पज़ के लिए चाहिए वो, अपडेट के लिए। ये हमने पहले भी चेक किया था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पता है क्या है कि आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल को गेट कर रहे हैं,
तो टेक्स्ट फाइल तो अभी स्क्रीन पर शो हो की थी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, तो वो यहाँ पर आपको गेट करने देगा, वैल्यू को शो भी करने देगा। टेक्स्ट मोड है ना, इमेज तो पिक्सल फॉर्मेट था, तो पिक्सल्स तो वाइड स्क्रीन पर शो नहीं हो सकते, लेकिन टेक्स्ट तो शो होता है। इसमें अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि हमें करंट वैल्यू के लिए चाहिए होगा। एक वेरिएबल ले लिया हमने एल टेक्स्ट, लेंथ ऑफ टेक्स्ट कितना होगा 4000, बिगिन फॉर आई इन C1, लोड अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, लोड टेक्स्ट डेटा को लोड करो। ये कौन सा है? ये हमारा लास्ट क्लास का प्रोसीजर है जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर क्रिएट किया था। प्रीवियस क्लास हमारी थी 22 क्लास, और इसके अंदर हमने ये लास्ट प्रोसीजर बनाया था, लोड टेक्स्ट डेटा। हम क्या कर रहे थे, हमारे पास वहाँ पर एक फाइल मौजूद है 7788 के नाम से, और इसको हमने कहाँ मूव किया था? बाइंड वेरिएबल के अंदर। अब हम इसी प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, अपने इसी कोड के अंदर प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। कौन से EMPNO को? i.EMPNO को, क्योंकि वहाँ पर EMPNO तो मल्टीपल है, फाइल हमने वहाँ सिर्फ एक ही बना रखी है, तो फिल वक्त एक ही फाइल लोड होगी हमारे फाइल टेबल के अंदर। और ये फाइल कहाँ गेट करनी है आपको? एल टेक्स्ट में। पहले तो हमने इसको कहा था कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो तमाम तर वैल्यू। अब हम कहाँ स्टोर करवा रहे हैं इसको? हम कह रहे हैं हमारे इस एल टेक्स्ट के अंदर मूव कर दो, और एल टेक्स्ट की लेंथ कितनी है? 4000 कैरेक्टर्स की है। सही। फॉर अपडेट EMP_resume, EMP_resume के लिए सेट resume इज इक्वल टू एल टेक्स्ट, और resume की वैल्यू क्या रख दो? एल टेक्स्ट। ये resume एक फील्ड है, और उस फील्ड के अंदर वो कंप्लीट फाइल स्टोर करेगा। ये फाइल तो आपकी कुछ KB की है, हमने तो CLOB क्रिएट किया है, लॉब फाइल बनाई है। लॉब तो 4 GB है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वेयर करंट ऑफ C1, और स्टोर करने के बाद जो एल टेक्स्ट की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर नल कर दी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब दूसरा रिकॉर्ड लेकर आए तो ये वैल्यू फ्रेश हो चुकी हो। वेयर करंट ऑफ C1, जहाँ पे हमारे पॉइंटर का कर्सर मौजूद है, कर्सर का पॉइंटर मौजूद है। और इसको जब लोड कर दो तो लोड करने के बाद बता दो कि i.EMPNO resume इज लोडेड, कि रिज्यूमे मैंने इसको लोड कर दिया। एंड लूप क्या करेगा? दूसरा EMPNO लेकर आएगा, दूसरी फाइल को लोड करेगा और हमारे टेबल के अंदर स्टोर कर देगा। कब तक? जब तक फाइल मिलती रहेंगी। वैसे अभी हमने सिर्फ एक ही फाइल बना रखी थी वहाँ पर, जो हमारे पास टेबल था, C पर हमने टेम से क्रिएट किया था ना इसको। टेम पे हमारे पास सिर्फ एक फाइल ये थी, और कौन सी फाइल थी? कोई और भी फाइल ली थी हमने। 7788 पे तो शायद एरर दिया था ना उसने, ये एरर आया था ना 7788 पे, उस इसकी फाइल ही नहीं वहाँ पर, ये फाइल है वहाँ पर। तो ये फाइल तो प्रॉपरली लोड हो गई थी, और प्रिंट करने के बाद वैल्यू सारी प्रिंट भी हो गई, और प्रिंट होने के बाद जब 7788 से शो किया तो उसने एरर दिखाया था कि इस नाम की फ़ाइल नहीं है, इनवैलिड फाइल ऑपरेशन। तो फाइल तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करेगा वो, क्योंकि वहाँ फाइल एक ही रखी हुई आपके पास। अदर्स, अगर कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो फिर क्या करो? SQL एरर मैसेज के साथ उस एक्सेप्शन को आप शो भी कर दो। प्रोसीजर क्रिएटेड, एग्जीक्यूट रिज्यूमे इनटू टेबल। कह रहा है प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब पहले बाइंड वेरिएबल शो किया था तो हमने कहा था प्रिंट कर दो, अब क्या किया होगा इसने? अब टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया। हमने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP_resume। टेबल का नेम हमारा यही है ना, EMP_resume। यहाँ से वैल्यू गेट करो। कह रहा है नो रो सेलेक्टेड, नो रो सेलेक्टेड, कोई रिकॉर्ड इसमें स्टोरी नहीं हुआ। इसकी वजह एक और भी हो सकती है,
इसकी वजह ये हो सकती है कि इसके अंदर रिकॉर्ड कितने हैं, ये वजह। टेक्स्ट फाइल रखी हुई वहाँ पर, लेकिन जब आपको टेबल से कोई EMP NO ही नहीं मिला होगा तो वो कौन सी फाइल गेट करेगा? कर्सर किसका बनाया होगा उसने? कर्सर किसी का भी नहीं बनाया होगा। जब कर्सर ही नहीं बनाया तो बात ही ख़त्म हो गई। तो हमारे इस EMP रिज्यूमे के अंदर EMP ID भी होनी चाहिए, ठीक है। इंसर्ट इनटू EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे। रॉज क्रिएट, कमिट। अब कितनी रॉज हैं? 14 रॉज। ये वजह थी, पहले रिकॉर्ड ही नहीं था कि जो वो कर्सर क्रिएट कर रहा था। अगेन चेक करें इसको। सब मैसेज दे रहा है, फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोडेड, सबका मैसेज दे रहा है। लेकिन लोड कितनी होंगी? एक ही तो फाइल रखी है हमारे पास। EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे। पहले ID और ID के साथ एरर मैसेज, सही। क्योंकि यहाँ से जब फाइल लोड की तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार फाइल के अंदर टेक्स्ट ही आएगा। वहाँ हमने दोनों मैसेज दिखाए थे। ये हमारी प्रीवियस फाइल है, प्रीवियस फाइल ये रही। अगर टेक्स्ट मिलेगा, फाइल वैलिड मिल गई तो क्या करेगा? रिजल्ट के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। प्रिंट करवाया रिजल्ट तो ये तमाम तर प्रोसीजर उसने शो कर दिया आपको, ये तमाम तर ऑल टू ऑल प्रोसीजर शो हो गया। लेकिन आपने कोई ऐसा नेम दिया, ऐसी ID जिसका फाइल ही नहीं थी, तो उसने क्या किया था? एरर मैसेज शो किया था, इनवैलिड फाइल ऑपरेशन। अभी देखें क्या यही मैसेज है? इनवैलिड फाइल ऑपरेशन, इनवैलिड फाइल ऑपरेशन सबके साथ यही है, लेकिन एक के साथ डेटा होगा 7839। ये वाली फाइल रखी हुई है हमारे पास 7839। इसमें डेटा रख तो दिया है, लेकिन डेटा को शो करने के लिए लेंथ कम थी EMP रिज्यूमे, ये मसला था। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे। where EMP NO equal to 7839। ये फाइल थी। एक फील्ड ये है 7839 और उसके साथ रिज्यूमे में क्या स्टोर है? ये तमाम का तमाम तर डेटा। लेंथ इसलिए कम है क्योंकि उसने एक लाइन शो की थी हमें, ये देख रहे हैं। बाकी सब पे तो वो कह रहा है कि ऑरा नंबर इनवैलिड फाइल ऑपरेशन, यहाँ पे भी यही है। लेकिन यहाँ पे उसने बताया है कि EMP NO है और ये रिज्यूमे है, और रिज्यूमे में क्या रखा हुआ है? पूरी लेंथ। अब उसने एरर शो नहीं किया, हालांकि यहाँ पे भी तो EMP रिज्यूमे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? इनवैलिड फाइल ऑपरेशन। तो उसने एरर मैसेज नहीं दिखाया, सिर्फ एक लाइन दिखा दी, क्रिएट टू रिप्लेस प्रोसीजर, हालांकि यह पूरा डेटा था ये, इसलिए इसको शो किया इस फॉर्म के अंदर। तो ये डेटा आपके पास किस प्रेजेंटेशन के साथ शो हुआ है? एक आपके पास फाइल है EMP नंबर की 7839, और यहाँ पे आपको दिखाया उसने रिज्यूमे इस फॉर्मेट के साथ। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका। एक सिंपल फील्ड है 7839 और एक ये पूरा फाइल है, टेक्स्ट फाइल। ये टेक्स्ट फाइल कौन सी है? वो जो वहाँ पर ऑपरेटिंग पर रखी हुई है, ये रही, ये फाइल है पूरी। और ये तो बहुत मामूली सी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, 4 KB की फाइल है। ये तो 4 GB तक जा सकता है डेटा।
रिजर्व तो पूरी 4 KB GB की होगी, रिजर्व यूज़ हो चुकी है, आपने एक बफर यूटिलाइज कर लिया, स्टोरेज डेटा इतना नहीं हुआ। तो ये हमारे पास एक टेबल के अंदर पूरा का पूरा होल रिज्यूमे भी स्टोर हो गया। स्टोर करने की लॉजिक देखिए आपने किस तरह से किया। लॉजिक का मतलब हमने फाइल को जो सेव किया था वो EMP ID के नाम से सेव किया था और इसी बेस पर वैल्यू को गेट भी करवाया। ठीक है, तो इमेज आप लोड कर रहे हो या रिज्यूमे लोड कर रहे हो, दोनों का फाइल नेम जो होगा वो प्राइमरी की के नेम से ही स्टोर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नेम के नाम से स्टोर कर रहे हैं या कोई और आपने लॉजिक लगा रखी है। जो भी आपके पास प्राइमरी की है आप यूज़ प्राइमरी की के साथ ही करेंगे उसको, क्योंकि 1 एम्प्लॉय होगा और 1 रिज्यूमे होगा। अब हमारे पास कम्बिनेशन क्या है, बेसिकली अब आपके पास कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, एक EMP टेबल है, एक तो है DPT, और DPT का चाइल्ड टेबल कौन सा, डिटेल EMP, और EMP टेबल से फिर हमने एक बनाया था लास्ट टाइम EMP इमेज, जिसमें एक एम्प्लॉय का एक इमेज था, और एक अभी हमने क्रिएट किया EMP अंडरस्कोर रिज्यूम। अब ये सिनेरियो बन गया हमारे पास, यहाँ जिस फाइल का नेम है 7839 उसी नाम से यहाँ पर रिज्यूमे भी रखा, इमेज भी रखा हुआ है, और उसी नाम से टेक्स्ट फाइल भी रखी हुई, दोनों ही पॉसिबल ऐसी ही नाम से सेव हुई। और ये कौन सी की होगी, ये प्राइमरी की होगी। अगर आपके पास किसी और सिनेरियो का टेबल है तो हर बार तो EMP इंस्टॉल नहीं करेंगे आप, ID नंबर नहीं देंगे, लेकिन जो भी आपके पास प्राइमरी की होगी, मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकती हो, तो उसी नेम से फिर आप इमेज भी रखेंगे, उसी नेम से उसका रिज्यूमे भी या किसी भी तरह का कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी उसी ID से सेव होगा। ठीक है, इसके बाद एक कोड नीचे और भी दिया हुआ है, रिटर्निंग क्लॉज के साथ है, जो अभी लास्ट टॉपिक है मैंने गेट किया था। आ गया हमारा लास्ट कोड, क्रिएट रिप्लेस प्रोसीजर रिज्यूमे इनटू टेबल। इसको यहाँ से हटाइए आप, और हटाने के बाद ये आपके पास जो है वो इनॉमिस ब्लॉक के साथ क्रिएट हुआ है, हैंड आउट पे जो क्रिएट हुआ है इनॉमिस ब्लॉक के साथ है। ये रिटर्न क्लॉज के साथ दिया हुआ है, बाकी होगा तो स्टेप वही जो अभी हमने पहले किया था, लेकिन ये रिटर्निंग क्लॉज के साथ है। कर्सर C1 इज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP अंडरस्कोर रिज्यूमे। बस EMP रिज्यूमे से हमने क्या किया, कर्सर क्रिएट कर लिया EMP नंबर के लिए। सही, एक वेरिएबल ले लिया एल टेक्स्ट, कैसा होगा 4000 कैरेक्टर्स का होगा। एक हमने वेरिएबल ले लिया रिजल्ट। अब रिजल्ट को या तो आप लेते हैं वर्चा2, मेरे ख्याल आपके इसमें हैंड आउट में क्या लिखा है, सीलॉ भी लिखा हुआ है, वर्चा2 लेते, वर्चा2 के साथ 32,000 या 4,000 की बाइट्स के साथ ले सकते थे, और चाहें तो इसको सी लॉब में भी क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो आपके पास टेबल में रिज्यूमे का कॉलम है वो सी लॉब से क्रिएट हुआ है। तो अभी जो प्रीवियस कोड हमने बनाया था उसमें एल टेक्स्ट 4000 बाइट से इसी तरह से लिया हुआ था, तो या तो आप इसी तरह से क्रिएट कर लें वर्चा2 4000 की लेंथ के साथ, क्योंकि टेबल में स्टोर करना है,
और एसक्यूएल के अंदर करैक्टर की मैक्सिमम लेंथ जो होती है वो 4000 ही होती है, लेकिन आपने अगर वहाँ पर सी लॉब बना रखा है तो आप इसको 32,000 पे भी ले जा सकते हैं और चाहें तो फिर सी लॉब पे ले आ सकते हैं। अगर डेटा कोई ऐसा है जो मोर देन 32,000 है, 33, 34 मोर देन थाउजेंड्स में, तो फिर आप उसको सी लॉब में क्रिएट कर लें। लेकिन शर्त ये है कि टेबल में भी सी लॉब की डेटा टाइप होनी चाहिए। यहाँ से आपने ले लिया 1 GB का डेटा और वहाँ आपके पास एसक्यूएल क्या कह रहा है कि सिर्फ 4000 कैरेक्टर्स हैं, 4000 बाइट्स हैं, इसके अलावा डेटा कुछ भी नहीं मिलेगा फिर आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आप डेटा कौन सी क्वांटिटी में कितनी कैपेसिटी में गेट कर रहे हैं और आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। फॉर आई इन C1 वापस हमने कॉल किया प्रोसीजर लोड टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा, टेक्स्ट डेटा था हमारे पास। सेम सिनेरियो i.emp.no कहाँ पे स्टोर करोगे, एल टेक्स्ट के अंदर। अपडेट करें किसको, emp रिज्यूमे को सेट कर दो, रिज्यूमे इज इक्वल टू एल टेक्स्ट वेयर emp.no इज इक्वल टू i.emp.no। बस एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वैल्यू आप रिज्यूमे के अंदर रिटर्न कर रहे हैं वो आप कहाँ पे शो करो, रिटर्न किस में कर दो, हमारे रिजल्ट के वेरिएबल। ये रिटर्निंग क्लॉज हमने वहाँ बल्क कलेक्ट में की थी डिलीट करते वक्त, कि जिसको डिलीट कर रहे हो उसको वेरिएबल में हमारे एरे में स्टोर भी करते चले जाओ। हम कह रहे हैं कि जिसको आप टेबल के अंदर स्टोर कर रहे हो, सेट रिज्यूमे इज इक्वल टू टेक्स्ट वेयर emp.no इज इक्वल टू i.emp.no। टेबल तो आपने अपडेट कर दिया और अपडेट करने के अलावा ये जो रिज्यूमे की वैल्यू है किस में स्टोर करो, रिजल्ट के वेरिएबल में। और रिजल्ट को हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी कर लिया। अब ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, टेबल में स्टोर भी होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होगा। चाहें तो आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। अभी एक ही प्रोसीजर होगा जिससे आप एक फाइल को लोड भी कर रहे होंगे टेबल के अंदर और उसी वक्त ही उसका बैकअप भी जनरेट हो रहा होगा। ये नहीं कि इसके बाद कोई और प्रोसीजर रन होगा, इसी के अंदर दोनों स्टेप हैं। यहाँ से टेबल के अंदर स्टोरेज हो रही है और यहाँ से एक और वेरिएबल के अंदर डेटा मूव हो रहा है। कौन से वेरिएबल में, रिज्यूमे के अंदर। तो यहाँ से आप बैकअप भी बना सकते हैं। ये हमारे पास टेबल का कॉलम है। जी हाँ, रिटर्निंग क्लॉज है। असल इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही रिटर्निंग क्लॉज के साथ, वरना ये टास्क तो हमने प्रीवियस ऑब्जेक्ट में भी यही किया था, बस वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया था। ये लाइन नहीं थी उसके अंदर, हमने इसमें ये लाइन ऐड कर दी। रिटर्निंग क्लॉज, रिटर्निंग से क्या होगा, वो आपको वैल्यू रिटर्न भी करेगा। आप चाहें तो emp रिज्यूमे के अलावा इसका बैकअप भी बना सकते हैं। अब वो जो आपके पास emp रिज्यूमे के अंदर टेक्स्ट लोड हो रहा है, वो लोड होने के साथ साथ इसका एक और बैकअप भी बन सकता है, क्योंकि रिटर्निंग क्लॉज है। इसका फ़ायदा ये होगा, अदर प्रोसीजर आपको नहीं चाहिए होगा बैकअप के लिए, एक ही प्रोसीजर से दोनों स्टेप हो जाएंगे। रिटर्निंग क्लॉज, आपने वो जो डिलीट का ऑप्शन किया था, बैकअप बनाया होगा, तो बैकअप अगर बनाया तो उसमें स्टेप क्या लिए, एक टेबल क्रिएट किया और उसी के अंदर जहाँ पे वो रिटर्निंग कर रहा था इंसर्ट इनटू बैकअप टेबल, यही स्टेप लिया था ना। तो रिटर्निंग नहीं होती तो फिर क्या करते, फिर एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता कि डेटा गेट कैसे करें। फिर आप डिलीट करने से पहले वही इंफॉर्मेशन emp टेबल से गेट करते और फिर दोबारा डिलीट करते उसको। यहाँ पे क्या किया था उसने कि वो डिलीट करता जा रहा था और आपको रिटर्न वैल्यू करता चला जा रहा था, वरना आपका प्रोसीजर स्टेप और बढ़ जाता। आपको एक बार बैकअप उठाना पड़ता तो एक बार डिलीट करना पड़ता। यहाँ भी यही है कि ये टेबल में अपडेट भी कर रहा है और अपडेट करने के साथ साथ वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, और रिटर्न होकर वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, हमारे इस रिजल्ट के अंदर। हमने कहा रिजल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले भी कर दो, चाहें तो यहीं पर आप एक और टेबल लगा दें, इंसर्ट इनटू बैकअप, हैंड टू हैंड बैकअप भी जनरेट होता रहे, मास्टर भी और मास्टर का बैकअप भी बनता रहे। एंड लूप, और एंड लूप के बाद अगर कोई एरर हो तो उस एरर को आप शो कर दो। सही, वही पहले वाला स्टेप, सिर्फ एक ही फाइल लोड की इसने, एक ही डेटा को, और एक डेटा के अलावा बाकी सब पर
एरर, क्योंकि आपके पास जो रिकॉर्ड हैं EMP-NO के वो 14 हैं और टेक्स्ट फाइल कितनी है, रिज्यूमे कितना है, सिर्फ एक, तो 13 एरर होंगे और एक रिज्यूमे होगा। लिहाजा उस 13 पे उसने सब एरर दिखा दिए, सारे एरर हैं, बाकी एक लोड कर दिए। ठीक है, बैकअप पे सिनेरियो ये बना हुआ है। अभी तो आप मास्टर डिटेल कर रहे थे खाली DPT और EMP, अब हमने उसके मजीद 2 टेबल क्रिएट कर दिए। ठीक है, अच्छा रेफरेंस जो है ना सिर्फ इमेज को किया था, मास्टर चाइल्ड का जो रिलेशन बना हुआ है डिटेल का, वो सिर्फ EMP और EMP रिज्यूमे का बना हुआ है, इमेज का बना हुआ है, रिज्यूमे के साथ कोई रिलेशन नहीं। अब आप अगर EMP से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग चाइल्ड तक आपको डिलीट नहीं करने देगा, जैसे DPT में होता है। डिपार्टमेंट नंबर 10 को जाकर DPT से आप डिलीट करें, नहीं करने देगा वो, क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है उसका। एज इट इज़ यहाँ पे भी अब ऐसे ही होगा, EMP से आप डिलीट नहीं कर सकते, या तो फिर आप कंस्ट्रेंट को रिमूव करें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लास्ट टॉपिक था सी लॉब लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। इसके बाद ये चैप्टर 10 लास्ट चैप्टर है हमारा। रनवे पे पहुंच गए आप, टेक ऑफ करना बाकी है। लैंड करनी, अब तो उड़ेंगे हम, अभी तो जमीन पे थे। एक ट्रिगर से पहले, ट्रिगर से बहुत से कॉन्सेप्ट भी हैं और बहुत से मिस कॉन्सेप्ट्स भी बन जाते हैं। मैंने शायद जॉब में भी इस बात का जिक्र किया था कि समटाइम हम जॉब को ट्रिगर से और ट्रिगर को जॉब से हैंडल कर रहे होते हैं। जॉब और ट्रिगर दो बेसिकली बहुत डिफरेंट सिनेरियोज में वर्किंग कर रहे होते हैं। जॉब का ताल्लुक जो है ना वो किसी पर्टिकुलर टाइम से होता है, जैसे कि हमने पहले भी एक अपना सिंपल एक कोड बनाया था जो एवरी 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा था। जॉब का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम बेस है, ये टाइम को बेस बनाकर वर्किंग कर रहा होता। आपने कहा आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 आवर, ठीक है ना, आफ्टर डेली बेसिस पर 24 आवर्स इन अ डे, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, और इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज में हम वर्किंग कर रहे थे। ठीक है, तो हम डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टाइमिंग से वर्किंग कर रहे थे। अब मसला ये है कि सब चीज़ें जो हैं वो टाइम बेस पर नहीं होती। अगर हम कुछ सिनेरियो इस तरह का बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम में डिस्कस कर रहे थे अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास अगर है, एक आपने पंच कार्ड मशीन लगा रखी है अटेंडेंस की, शायद आपने यहाँ रिसेप्शन पे भी देखी हो, रखी हुई हो। अच्छा, वो आपका अटेंडेंस जो है ना वो टाइम पे नहीं ले रही। आने वाले पर्सन का टाइम तो है कि आपने 9 बजे आना है, आपने 3 बजे आना है, आपने 2 बजे आना है, टाइम तो है, लेकिन वो आने वाले का टाइम जॉब बेस है। आप कब आएंगे? 9 o'clock पे आएंगे, मे बी शायद 8:58 पे कोई पर्सन आ जाए, 2 मिनट पहले आ जाए, मे बी शायद 9:15 पर कोई पर्सन आ जाए, पॉसिबल है। जरूरी तो नहीं है कि आप एक्यूरेट टाइम पे ही आएंगे, अप डाउन टाइम हो सकती है। अब वो जो अटेंडेंस मशीन है, क्या वो 9 बजते ही आपकी अटेंडेंस काउंट करेगी कि 9 बज गए, ठीक एक्यूरेट, ये पर्सन नहीं आया, इसको एब्सेंट करो। 2 मिनट पहले आया तो अभी भी नहीं लगानी, 2 मिनट बाद ही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके इवेंट को चेक कर रही है, वो एक ट्रिगर कॉन्सेप्ट है। ये इवेंट को बेस बनाता है। इवेंट को मतलब जैसे ही आपका नेविगेशन, आपके एक्सप्रेशन मशीन पे जाएंगे, वो वैसे ही उस वक्त का टाइम काउंट कर लेगा कि टाइम क्या है। ठीक, जॉब तो टाइम पर बेस कर रही है,
लेकिन ट्रिगर टाइम पर नहीं, इवेंट पर बेस कर रहा है। वो जो मशीन रखी है वो एक्सप्रेशन है, थंब एक्सप्रेशन है, फिंगर एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन लेके पहले से ऑलरेडी आपके नाम से सेव कर दी है उसके अंदर। जैसे ही आप एक्सप्रेशन देते हैं तो वो आपके नाम से अटेंडेंस इंसर्ट कर देता है। कब कर देगा? जब आप अटेंडेंस लगा देंगे। अभी जाके आप करते हैं, आपकी अगर आईडी मौजूद है वो अभी ले लेगा अटेंडेंस। आप शाम में 5 बजे जाए वो शाम में 5 बजे ले लेगा। तो उसका टाइम क्या है? इवेंट बेस है। जब भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो टाइम रिकॉर्ड कर लेगा। टाइम कब आना है ये आपकी आईडी है, ये आपका मसला है। आप कब आते हैं कब नहीं आते ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। इवेंट बेस के ऊपर वर्किंग करता है ट्रिगर, और जॉब टाइम के ऊपर बेस वर्किंग कर रही होती है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पर कोई टास्क परफॉर्म करना है तो आप हमेशा इसके लिए एक जॉब क्रिएट करेंगे। जैसे हमने बैकअप लिया था, जैसे हम इंसर्ट कर रहे थे आफ्टर एवरी 1 मिनट। लेकिन आप ये चाहते हो कि जैसे ही कोई रिकॉर्ड क्रिएट हो, रिकॉर्ड क्रिएट होते ही उसका बैकअप बन जाए। अब वो रिकॉर्ड तो दिन में हो सकता है कि 100 ऑफ रिकॉर्ड भी क्रिएट हो रहे हैं, मे बी किसी दिन एक भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हो रहा। तो जिस दिन 100 टाइम रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं तो बैकअप 100 टाइम क्रिएट हो रहा होगा, और जिस दिन एक भी नहीं हो रहा तो उस दिन एक भी बैकअप नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने जॉब लगा दी, जॉब क्रिएट कर ली, तो वो एवरी 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स बैकअप बनाएगा। चाहे आप 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन पास करें या एक भी ना करें। आपने तो कह दिया 24 आवर्स पे जाकर बैकअप लेना है, वो बैकअप लेगा बस। जिस तरह हम जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी पे गए, 9 to 5 का टाइम है, अब वहाँ पर वर्किंग है या नहीं है, आपने वो टाइम वहाँ पर स्पेंड करना है। वो जॉब है या नहीं है, ये नहीं कि जॉब होगी तो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। काम होगा तो, टास्क होगा तो जाएंगे, ड्यूटी है तो जाएंगे। आपके जॉब टाइमिंग कितनी है? 9 to 5, आपने वहाँ पर जाना है, टाइम बेस पर है। आपको एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि आपको 9 to 5 पे वहाँ प्रेजेंट रहना है, अटेंडेंस लगानी है। इवेंट क्या है? इवेंट का बेस ये है कि जब आपके पास कोई टास्क होगा तो आप वहां पर पहुंचेंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। ये इवेंट बेस है। ट्रिगर का ताल्लुक इवेंट से होता है, हमेशा रखिएगा। बार बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं, ट्रिगर का कॉन्सेप्ट इवेंट से होता है, ठीक। भाई क्लास में इन होने का टाइम कितना है? 9:30। हम सब 9:30 पे तो नहीं आते, ऐसे ही है ना, बात हो रही है। अब यहाँ अगर अटेंडेंस हम काउंट कर रहे हैं तो अटेंडेंस का मतलब तो ये है कि एक्यूरेट 9:30 पर जो पर्सन इन हो रहा है तो उसकी अटेंडेंस होगी, वरना नहीं होगी। दूसरी बात, चलें अगर ये हम कर भी लेते हैं तो इतने सारे पर्सन हैं, 9:30 में हम में से कोई 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पर्सन इन होंगे, बाकी में 1 मिनट तो टाइम लेट होगा। इसका मतलब है 31 पे उनकी अटेंडेंस लगेगी, टाइम पे तो वही पहुँचे हुए थे। लेकिन 1 मिनट इन होने में 5 10 15 स्टूडेंट्स आएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे। इसका मतलब ये कि वो अटेंडेंस हम टाइम बेस पर कभी भी नहीं रख सकते, इवेंट पर होगी। जैसे ही कोई पर्सन इन हुआ, अटेंडेंस ले लो आप। वो 9:25 भी हो सकते हैं, 9:35 भी हो सकते हैं, और आफ्टर ब्रेक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही पर्सन आया आप अटेंडेंस ले लो, इवेंट बेस है। यूज़र ने डेटाबेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने का टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही यूज़र स्टार्ट करे आप उसकी इंफॉर्मेशन गेट कर लो। आफ्टर स्टार्टअप डेटाबेस, डेटाबेस स्टार्ट करने के बाद गेट यूज़र नेम एंड टाइमिंग। सही, किसने कब शट डाउन किया, कब शट डाउन किया, शट डाउन करने का टाइम नहीं है। आपको अभी जाना है, अभी शट डाउन कर दें। सर्वर का तो एक पर्टिकुलर टाइम है, अपडेट चलता रहता है, सर्वर हम इतना जल्दी ऑफ करते भी नहीं है, शटडाउन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन अगर कोई डेटाबेस को शटडाउन करता है किसी पर्पस के लिए, बैकअप वगैरह के लिए, तो बिफोर शटडाउन डेटाबेस, शटडाउन करने से पहले आप सिस्टम पे कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, शटडाउन करने से पहले करते हैं। तो अगर बैकअप भी लेना है शटडाउन करने वाले पर्सन का, तो बिफोर शटडाउन डेटाबेस। टाइमिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आफ्टर बिफोर, ठीक। यूज़र एक हमारे पास है HR, हमने उसको अपने EMP टेबल पर एक्सेसिंग राइट्स दे दिए, लेकिन वो DML परफॉर्म नहीं करेगा, इसके हमने राइट्स नहीं दिए।
हमें चाहते हैं कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करें अपने ट्रिगर से। बिफोर इंसर्ट ऑन ईएमपी, ईएमपी पर इंसर्ट करने से पहले चेक करो इफ यूजर नेम इज इक्वल टू स्कॉट देन ओके। अगर स्कॉट यूजर है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज रेज एप्लीकेशन एरर, आप वहीं पर उसको रोक दो। ठीक है, ये कब करना है? बिफोर इंसर्ट, इंसर्ट करने से पहले, आफ्टर के बाद नहीं। आफ्टर रोकेंगे कैसे आप? टेबल में अगर डेटा मूव हो गया तो फिर नहीं रोक सकते आप उसको, लिहाजा बिफोर का कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर वो पर्सन रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा है, बिफोर डिलीट ऑन ईएमपी, डिलीट करने से पहले, डिलीट कर दिया तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। बिफोर डिलीट ऑन ईएमपी, इफ यूजर इज इक्वल टू स्कॉट, अगर यूजर स्कॉट है तो डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर, जो भी कंडीशन है, और अगर नहीं है एल्स रेज एप्लीकेशन एरर। तो ये सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टास्क, कौन सा इवेंट, कौन सा लेना है आपने, बिफोर का लेना है या आफ्टर का लेना है, कब बिफोर होगा कब आफ्टर होगा। इवेंट आपको ट्रेस करना होगा, बाकी उस इवेंट पे आप जो कोडिंग प्रोवाइड करेंगे वो कोडिंग एज पर रिक्वायर्ड, एज पर लॉजिक ऑपरेट होगी, लेकिन इवेंट आपको बनाना होगा। और आगे भी फॉर्म्स पे जाकर हम, वैसे फॉर्म्स में तो क्लास 9, 10, 11 में जाकर ट्रिगर स्टार्ट होंगे, लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम यही आती है। कॉन्सेप्ट सब कुछ है, सब कुछ पता है, लेकिन कौन सा ट्रिगर कब फायर होगा नहीं पता। असल इशू यही आता है, और ये स्पेशली इंटरव्यू सीट पर बहुत प्रॉब्लम करती है। सर जब हमने माउस क्लिक किया, कोई कीबोर्ड प्रेस किया, कीज वगैरह से, ये भी इवेंट है ना? इवेंट है, माउस मूव हो रहा है, ये भी तो इवेंट है, नेविगेशनल इवेंट्स है। और ये इवेंट्स कुछ इस तरह के हैं कि आपने शायद विंडोज़ पर भी इनको चेक किया हो, विंडोज़ पर भी ऑपरेट हो रहा होता है। कोई भी की आपने प्रेस की, कोई फंक्शन की प्रेस की, माउस को किसी ऑप्शन के ऊपर लेके गए, ऑन नेविगेशन ट्रिगर्स हैं। तो वो तो खैर फॉर्म लेवल पर आएंगे, अभी जो हम कर रहे हैं वो डेटाबेस पीएल के ट्रिगर्स कर रहे हैं, इसका ताल्लुक माउस से नहीं होगा, या माउस वर्किंग नहीं करता। तो जी बेसिकली हमारे पास अब जो ट्रिगर्स हैं वो ट्रिगर्स दो टाइप के मेन ट्रिगर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ट्रिगर्स, सेकंड वन इज ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स। इसके लिए आप आ जाइएगा क्लास 10 पेज नंबर 7 ऑफ 17 के ऊपर। यहाँ कुछ ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन आपको दी है, कुछ थ्योरी भी मौजूद है। इसके अलावा पेज नंबर 8 पे देखिएगा कि यहाँ पर डीडीएल इवेंट दिए हुए हैं, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, उसके बाद नीचे क्रिएट ट्रिगर सिंटैक्स डीडीएल इवेंट, आफ्टर सर्वर एरर, आफ्टर लॉग ऑन, बिफोर लॉग ऑफ, आफ्टर स्टार्टअप, बिफोर शटडाउन। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा क्लासीफाई कर देता हूँ उसके टेक्स्ट फाइल के अंदर।
अभी यहाँ आपके पास सारे ही दिए हुए हैं, थोड़ा क्लासीफाई करना पड़ेगा सिस्टम ट्रिगर कौन से हैं और ट्रांजिशनल ट्रिगर्स कौन से हैं। सिस्टम ट्रिगर्स बेसिकली आप किसी भी लेवल पर लगा रहे हो, मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा वो ये है बिफोर और आफ्टर के लिए। बिफोर आफ्टर का मतलब फर्स्ट पहला सिनेरियो हमारे पास क्या हो सकता है, आफ्टर स्टार्टअप डेटाबेस के स्टार्ट होने के बाद। जब डेटाबेस अगर स्टार्ट ही नहीं हुई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको पर्सन का नेम ही लेना हो तो स्टार्टअप होने के बाद ही तो लेंगे, आप गेट करेंगे, और लेने के बाद यकीनन किसी टेबल में स्टोरी करना पड़ेगा। तो तमाम का तमाम तर प्रोसेस तो आफ्टर ही होगा, बिफोर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आफ्टर स्टार्टअप डेटाबेस स्टार्ट होने के बाद। इसी तरह फिर हमारे पास स्टार्टअप होने के बाद और क्या हो सकता है, आफ्टर लॉग ऑन होने के बाद। आप स्कॉट टाइगर करते हैं, स्कॉट टाइगर आपने देने के बाद जैसे आप इन होते हैं, यूज़र लॉगिन हुआ, लॉगिन होने पर उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करें कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है। तो ये तमाम तो इन्फॉर्मेशन आफ्टर ही मिलेगी। डेटाबेस किसने स्टार्ट किया, लॉग ऑन कौन हुआ, लॉगिन होने के बाद होता है। इसको इस तरह देख लें आप कि स्कॉट में तो आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप जब सिस से कनेक्ट होते हैं तो आप पूरा पासवर्ड देते हैं, सिस ऑरेकल है, सिस डीबी है, जैसे इंटर करते हैं वो लॉगिन हो जाता है। फिर आप वहाँ लिखते हैं स्टार्टअप, तो फिर वो स्टार्टअप ले रहा होता है। वहाँ आपको दोनों डिफरेंस नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि स्कॉट टाइगर में तो दोनों स्टेप एक साथ ही मिलते हैं। लेकिन जब आप सिस से कनेक्ट होते हैं तो ये आप मैनुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहले आप लिखते हैं सिस ऑब्लिक ऑरेकल एस सिस डीबी ए, पासवर्ड यूज़र नेम आपने दिया, वो लॉगिन हो गया, सेशन में लॉगिन हुआ, एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आया, फिर आप कहते हैं स्टार्टअप डेटाबेस, तो फिर डेटाबेस स्टार्ट होना शुरू होता है। इट्स मीन ये स्कॉट लेवल पर दो इवेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं जब आप स्कॉट टाइगर लिखते हैं, वो लॉगिन भी होता है प्लस स्टार्टअप भी होता है। लेकिन जो सिनेरियो होगा वो क्या होगा, पहले लॉगिन फिर देन स्टार्टअप। सही, ये कंडीशन होती है ना। तो आफ्टर का सिनेरियो है आफ्टर स्टार्टअप और आफ्टर लॉग ऑन। इसी तरह फिर हमारे पास एक और कंडीशन है बिफोर की, बिफोर शटडाउन डेटाबेस के शटडाउन होने से पहले इंफॉर्मेशन गेट करें कि किसने शटडाउन किया, उसकी आप इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास बिफोर का सिनेरियो होगा, बिफोर लॉग ऑफ होने से पहले आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा यूज़र किस वक्त लॉग ऑफ हो रहा है। ठीक है, सिस्टम ट्रिगर्स। इसके अलावा फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स का। ट्रांजैक्शनल में मज़ीद दो टाइप हमें मिल जाती हैं। दो टाइप कौन सी, फर्स्ट तो एक हमारे पास होगी DDL ट्रांजैक्शंस और सेकंड वन DML ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिया हुआ भी है पेज नंबर 8 के ऊपर। आफ्टर लॉग ऑन, बिफोर लॉग ऑफ, आफ्टर स्टार्टअप, बिफोर शटडाउन, और DDL में वहाँ ऊपर आपको दिया हुआ है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें प्रोवाइड की हुई। ठीक है, अच्छा जी।
इसमें अगर हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल DDL को, तो DDL का मसला ही कुछ इस तरह से, क्रिएट अल्टर ड्रॉप, तो ये जो लेवल पर प्रोवाइड होगा स्कीमा लेवल के ऊपर प्रोवाइड करेंगे हम, और किसके लिए, क्रिएट के साथ नंबर 2 सेकेंड वन कौन सा होगा, क्रिएट अल्टर और ड्रॉप। इसके अलावा अगर हम यूज़ करते हैं कोई DML ट्रांजेक्शंस, तो ये किस लेवल पे हो सकती हैं, या तो टेबल लेवल पर होगी या फिर ये रॉ लेवल पर भी हो सकती है। 2 लेवल होते हैं इसके, या तो टेबल लेवल पर अप्लाई करते हैं आप, या फिर रॉ लेवल पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसके साथ सिनेरियो भी होगा बिफोर और आफ्टर के साथ, और यहाँ पे यूज़ होगा फिर ये नंबर 1 इंसर्ट बिफोर होगा, आफ्टर होगा, इंसर्ट बिफोर होगा। अब देखें 2 सिनेरियो हैं। 2 सिनेरियो क्या है, अगर आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं कि इसके राइट्स हैं नहीं या नहीं है, तो वो फिर आप बिफोर में लेंगे, बिफोर इंसर्ट ऑन EMP इफ़ यूज़र इज इक्वल टू स्कॉट देन ओके। और अगर आप चाहते हो कि जैसे यूज़र इंसर्ट करे तो आप बैकअप भी ले लें, तो आफ्टर इंसर्ट ऑन EMP इंसर्ट इनटू बैकअप, दोनों सिनेरियो हैं। तो इंसर्ट पे आप बिफोर भी ले सकते हैं और आफ्टर भी ले सकते हैं, लेकिन बिफोर में आप यूज़र को चेक करेंगे, राइट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये दे सकते हैं कि वहाँ पर हमने इसको ग्रांट दे रखी है, नहीं दे रखी। मेटा डेटा में हमने डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट देखे थे, तो उस ग्रांट्स के ऑप्शन में इसका नाम मौजूद है भी या नहीं। तो इसके लिए आप या तो काम कर सकते हैं कि बिफोर इंसर्ट ऑन EMP आप पूरा वो प्रोसीजर कॉल करें जो मेटा डेटा में राइट्स को डिस्प्ले कर रहा था, और चेक करें क्या इस पर्सन के राइट्स हमारे इस टेबल पे हैं या नहीं। अगर हैं तो इट्स ओके, इसको मूव कर दें टेबल के अंदर, और जैसे ही ये इंसर्ट करें तो आफ्टर इंसर्ट ऑन EMP एक और ट्रिगर फायर करें। जैसे ये EMP पर इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू बैकअप, बैकअप के टेबल में भी जाकर इंसर्ट कर दो। दोनों ट्रिगर लग गए, बिफोर भी आफ्टर भी। तो इंसर्ट पर आप बिफोर आफ्टर को इस सेंस के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। बिफोर में आप उसके राइट चेक कर लें, आफ्टर में उसका बैकअप क्रिएट कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या है इंसर्ट के अलावा, अपडेट, अपडेट का भी यही बिहेवियर होगा कि DML परफॉर्म अपडेट करेगा नहीं करेगा, और अगर इसने अपडेट की तो अब 2 वैल्यू हैं, एक प्रीवियस और एक करंट। ठीक है, जब आप अपडेट कर रहे होते हैं, आपने सेल के कॉलम को अपडेट किया, तो ऑरेकल क्या करता है कि सेल के साथ एक बनाता है न्यू डॉट सेल, और एक जो प्रीवियस वैल्यू थी वो बनाता है ओल्ड डॉट सेल। ये आपने SQL में चेक किया होगा, SQL में जब आपने सेट वेरीफाई ऑफ करवाया था, जैसे आप वैल्यू देते हैं तो आपको बताता है ओल्ड वैल्यू दिस और न्यू वैल्यू दिस। तो वो ओल्ड और न्यू का वेरिएबल तो आपने वहीं चेक कर लिया था, जिसको आप वेरीफाई करके उसको डिस्प्ले ऑफ कर देते हैं। तो ऑरेकल बेसिकली बैकअप पर अपडेशन के वक्त 2 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता है, एक ओल्ड के लिए और एक न्यू के लिए। ये ओल्ड और न्यू अब हमारे काम आएंगे। अगर यूज़र को DML परफॉर्म करता है, यूज़र की सैलरी प्रीवियस 1000 थी, आपने 500 प्लस कर दी है, तो न्यू सैलरी कितनी हो गई 1500। तो वहाँ हमारे पास ओल्ड डॉट सेल के अंदर 1000 होगा और न्यू डॉट सेल के अंदर 1500 होगा। अब वो वेरिएबल्स आपके काम आएंगे। तो आप
DML के अंदर अपडेट में भी सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। बिफोर में राइट्स को चेक करें और आफ्टर में उसकी ओल्ड वैल्यू गेट कर लें। न्यू वैल्यू तो आपके टेबल में स्टोर हो गई, तो न्यू तो आपको टेबल से ही मिल जाएगी। अब जो ओल्ड वैल्यू थी वो अगर आपको चाहिए तो फिर उस ओल्ड वैल्यू को आप अपने टेबल में स्टोर करें। अगर कोई फ्रेश पर्सन आ गया और उसने गलती से गलत अमाउंट इंसर्ट कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपको वो ओल्ड बैकअप चाहिए होगा। ठीक है भाई, एक क्लर्क है, क्लर्क की सैलरी मैनेजर से ज़्यादा हो नहीं सकती। ठीक, किसी को कहा था आपने अमाउंट सैलरी शीट बनाने के लिए, जहाँ पे डॉट था उसने कॉमा लगा दिया, तो कॉमा से तो वो थाउजेंड्स में कंसीडर हो गया। अगर आप किसी को सैलरी अमाउंट ये देखते हैं 500, तो ये 500 इस सेंस में काउंट होगा, लेकिन अगर आपने ये अमाउंट कर दिया तो मजे आ गए उसके। फर्क हो गया ज़रा से उसमें, तो ज़रा सी गलती से कितना डिफरेंस आ जाएगा। 500 को 50,000 में कन्वर्ट कर दिया। लिहाजा हमें ज़रूरी है कि जो यूज़र इंसर्ट कर रहा है हम उसकी ओल्ड वैल्यू को भी गेट करें आफ्टर अपडेट ऑन EMP टेबल लेवल। और अगर आप कॉलम लेवल चाहते हैं, रॉ लेवल, आफ्टर अपडेट ऑन EMP ऑफ सेल ऑफ EMP, सैलरी के कॉलम ऑफ EMP टेबल, तो वो सैलरी रॉ लेवल के ऊपर फायर होगा। ठीक है, दोनों लेवल यूज हो रहे हैं। और अगर आप थर्ड कौन सा होगा इसके अंदर? डिलीट। डिलीट में तो ये दोनों सिनेरियो भी यूज होंगे ही। डिलीट करने से पहले उसके राइट चेक करें और डिलीट कर दें तो परमानेंट डिलीट तो हमने करना नहीं है, हमने उसको उठा के रखना है बैकअप। तो आफ्टर डिलीट ऑन EMP, जैसे EMP पर डिलीट हो, इंसर्ट इनटू बैकअप। बैकअप के अंदर डिलीट करने से पहले भी ले सकते हैं, दोनों सिनेरियो पहले भी हो सकता है। लेकिन होता ये है कि जब तक वो डिलीट ना हो मे बी वो रोल बैक कर दे, ये भी तो मसला है। आपने ट्रांजेक्शन पास की लेकिन आपने कमिट नहीं किया, थोड़ी देर बाद आपने रोल बैक चेक कर दिया उसको, आप शायद चेकिंग पर्पस के लिए स्टेप ले रहे हो। रिजर्वेशंस में अमूमन ऐसा भी होता है, एक सर्वर पे मौजूद हैं, आप भी एक सिटी पर मौजूद हैं, दूसरी सिटी में मैं मौजूद हूँ। मैंने सीट चेक की तो सीट नज़र आ रही थी, अगले लम्हे वो सीट गई। अब आप क्या कर रहे थे? आप बुकिंग नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ सीट रिजर्व करके सिर्फ फेयर चेक कर रहे थे कि फेयर्स कितने आते हैं। वैसे तो ऑटो फेयर है अब इस वक्त, जब आप कैलकुलेशन वगैरह चेक कर रहे होते हैं, आपने कराची टू दुबई की एंट्री की, वो आपको खुद ही फेयर दे देता है। टैक्स वगैरह अब इस तरह के सॉफ्टवेयर टिकटिंग जब से आया है वो आपको ऑटो फेयर बना के दे देता है, आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि करनी पड़ती है। कुछ सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं कि आपको सीट बुकिंग करेंगे तभी आपको एक्यूरेट फेयर मालूम चलते हैं। अगर डाउट है तो क्या करते हैं, वो बुकिंग करके अगले लम्हे उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब वो एक लम्हे के लिए सीट रिजर्व हुई थी और नेक्स्ट के टाइम वापस इनेबल होगी। सुबह देखा था कुछ लोगों ने फ़्लाइट कैंसिल नहीं कराई थी, आज सुबह आती 9 बजे चेक किया, सब बुकिंग थी। ऑफिस स्टार्ट हुआ, 10 बजे एक पर्सन आया, उसने कहा जी मेरी सीट कैंसिल कर दें, तो अवेलेबल हो गई सीट वो। ये भी तो पॉसिबल है। तो तमाम सिनेरियोज़ को आपने बहरहाल देखना ही होगा कि आप किस वक्त लेना चाहते हैं। हालांकि वो ऑलरेडी रिजर्व थी, कमिट हो चुकी थी, फिर भी रोल बैक हो गई वो। और ये तो जब तक डिपार्चर नहीं होता तब तक प्रोसेस चलता रहता है। वेट लिस्ट पर भी लगाते हैं, और ऐसा भी होता है कि जी आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं, अगर कोई नहीं गया तो आपको बिठा देंगे, वरना फिर वापस आ जाना। चांस पे भी ये भी होता है। सब जगह चलता है। जो हमारी प्राइवेट छोटी एयरलाइंस है ना, वो अब भी यही कर रही होती है। आप जब बहुत इंसिस्ट करेंगे ना तो वो अब भी यही करते हैं, भेज देते हैं आपको एयरपोर्ट। सब कुछ जाता है। असल में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल के ऊपर, डोमेस्टिक में इतनी नहीं आती। इंटरनेशनल में तो ये है कि फिर फॉरेन अफेयर भी इंक्लूड हो जाते हैं। हमें मालूम है कराची से इस्लामाबाद जाएगा, लाहौर जाएगा, वापस पकड़ के ले आएंगे इसको। लेकिन अगर कंट्री से आउट हो गया फिर तो ग्रिप करना बहुत मुश्किल है। फ्रंट केबिन में बिठा के ले गया होगा। तो जनाब ये आपके हैंडआउट में कुछ थ्योरी अवेलेबल है, और बाकी ये कि कुछ इसका मैटर ये बना दिया है इसको, और आप मज़ीद चेक कर लीजिएगा।
और दूसरी बात ये है कि ये आपके काम बहुत ज़्यादा आएगा। ज़्यादा का मतलब ये कुछ ऑप्शन शायद आपने ड्रॉप कर दिए होंगे, फॉर्म लेवल पर देखेंगे, लेकिन फॉर्म लेवल के बावजूद भी आपको इस लेवल पर आना पड़ेगा। ये डेटाबेस ट्रिगर्स हैं, पीएल डेटाबेस लेवल पर अप्लाई हो रहे हैं। मसला क्या है कि टेबल के अंदर एक हमारे पास टेबल है, ईएमपी टेबल ये है। एक यूजर वर्किंग कर रहा है एसक्यूएल मोड से, यहां से डेटा पास हो रहा है एसक्यूएल मोड से, ये डेटा की पासिंग हो रही है। और दूसरा जो हमारे पास सिनेरियो है वो फॉर्म्स का है। इसके अलावा कोई और वे तो नहीं, या तो एसक्यूएल पीएल से परफॉर्म करेगा, पीएल एसक्यूएल से, या फिर फॉर्म लेवल से। कोई और मेथड तो नहीं है टेबल इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करने का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो एक आम यूजर कर ही नहीं सकता, वो तो हमारा एडमिन डीबी करेगा, ठीक है। और होगा तो इसी लेवल से, क्राइटेरिया तो यही है। अब मसला ये है कि जब भी आपके पास कोई डेटा पास होगा, अगर कोई पर्सन फॉर्म से इंसर्ट कर रहा है तो फॉर्म पर अपने ट्रिगर लगेगा, ठीक है। अगर कोई यूजर एसक्यूएल से इंसर्ट कर रहा है तो एसक्यूएल का डेटा है, एसक्यूएल के ऊपर कोई ट्रिगर नहीं होती, वो डेटा डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट होता है। एसक्यूएल पर आपने डायरेक्ट लिखा है इंसर्ट इनटू ईएमपी, कोई मसला नहीं है, डीएमएल परफॉर्म हो गया, डिलीट किया डिलीट परफॉर्म हो गया, अपडेट किया अपडेट परफॉर्म हो गया। लेकिन इस टेबल से पहले एक डेटाबेस ट्रिगर की लेयर बन जाती है। ये हमारे पास है डेटाबेस ट्रिगर्स। कोई भी डेटा चाहे वो फॉर्म से इन हो रहा हो या एसक्यूएल पीएल से, ये डेटाबेस ट्रिगर से पास होके आएगा। फॉर्म से तो उसी वक्त आएगा जब फॉर्म से इंसर्ट कर रहा हूं। अब आपने वहां पर फॉर्म पे यूजर को चेक किया हुआ है, वो तो यूजर फॉर्म से इंसर्ट करेगा जब भी पता चलेगा आपको, उसकी इंफॉर्मेशन तो जब भी गेट कर सकेंगे। अगर कोई यूजर एसक्यूएल पे जाकर इंसर्ट करे फिर तो फॉर्म तो बेकार हो गए। अगर आपने किसी को राइट्स दिए हुए कोई एक्सेस कर सकता है एसक्यूएल लेवल पर, फॉर्म तो इसी सिनेरियो में इसी डायरेक्शन में परफॉर्म होगा ना। एसक्यूएल पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं, लेकिन पीएल लेवल के डेटाबेस लेवल के ट्रिगर्स, वो चाहे डेटा फॉर्म से पास हो चाहे पीएल से, उस डेटाबेस ट्रिगर से पास होके ही इन होगा। लिहाजा आप अगर चेकिंग करना चाहते हैं फॉर्म पर तो वो सिर्फ फॉर्म लेवल के लिए तक है, वो पीएल एसक्यूएल को कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डेटाबेस लेवल के ऊपर ट्रिगर लगाते हैं तो डेटा चाहे किसी भी सोर्स से, अगर कोई और सोर्स भी है तो उसको भी चेक करने के लिए पहले डेटाबेस लेवल का ट्रिगर फायर होगा, फिर डेटा इंसर्ट होगा टेबल के अंदर। ये 100% ग्रिप होगी, सिक्योरिटी मिलेगी आपको के डेटाबेस के ऊपर कि आप बैकअप पर डेटाबेस ट्रिगर अप्लाई करें। फॉर्म लेवल के ट्रिगर्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी सिर्फ फॉर्म लेवल की हद तक है, वो तो इसी डायरेक्शन की हद तक है बस। अगर यूजर किसी और डायरेक्शन से आएगा तो फॉर्म के ट्रिगर फायर नहीं होंगे। अब तक भी तो हमने कितना टास्क परफॉर्म किया एसक्यूएल के अंदर, पीएल के अंदर, फॉर्म का कोई यूज था इसके अंदर, तो फॉर्म के ट्रिगर तो लगे ही नहीं इस पर। वो तो जब भी लगेंगे जब आप फॉर्म पे जाएंगे। बाकी अगर कोई एसक्यूएल पीएल से परफॉर्म कर रहा है तो उसका सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? उसकी सिक्योरिटी डेटाबेस से। इसका मतलब ये है कि अगर आप एसक्यूएल पीएल से कोई इंसर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक लेवल ट्रिगर का फायर होगा, लेकिन अगर आप डेटा फॉर्म से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर 2 लेवल फायर होंगे, एक तो अपने फॉर्म लेवल के ट्रिगर और फिर वहां से अगर डेटा पास हो गया तो फिर डेटाबेस लेवल के ट्रिगर जो आपके डेटा को सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो फॉर्म लेवल पर जाके भी आप अगर ट्रिगर कर लेते हैं, वहाँ पे भी आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, उसके बावजूद भी आपको डेटाबेस लेवल पर आकर ट्रिगर अप्लाई करने पड़ेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कोई और पर्सन का मतलब अगर कोई हमारा एडमिनिस्ट्रेटर भी है तो वो भी तो मिस्टेक कर सकता है। ज़रूरी तो नहीं कि आप एसक्यूएल आपने कर लिया, एक्सपर्ट होगा तो कोई मिस्टेक ही नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक भी तो हो सकती है। लिहाजा उसको भी हमें ग्रिप लेना होगा, उसका भी बैकअप लेना होगा। मतलब गलती या इनवैलिड डेटा इंसर्शन ज़रूरी नहीं है करप्टेड फॉर्म में ही हो, कोई डिफ़ॉल्टर है वही ऐसा कर रहा है, बाई मिस्टेक भी तो हो सकता है इंसान से। पॉजिटिव थिंकिंग भी तो है हमारे पास, गलती से किसी ने डॉट लगाना था, बाई मिस्टेक कॉमा लग गया, मिस्टेक तो हो गई।
और एक बहुत लार्ज अमाउंट की हो गई 49,500, बड़ा अमाउंट है, एनुअल सैलरी भी नहीं होगी इतनी उसकी, कवरिंग तो है उसकी। लिहाजा अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए आपको डेटाबेस लेवल का ट्रिगर लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप फॉर्म लेवल पे वर्क करें या फिर एसक्यूएल पीएल लेवल के ऊपर, किसी भी लेवल पे करें। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने किससे स्टार्ट किया? सिस्टम ट्रिगर से। मैं ख्याल पहले ब्रेक ले लें, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रिगर को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं। तो आपकी फिर आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे को पीएल की लास्ट क्लास है, फिर इसका मतलब ब्रेक ले लें 10 मिनट का, आफ्टर 10 मिनट्स रिकंटिन्यू करते हैं।